हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का जो भी प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। ठीक है, इसके साथ साथ एमसीक्यू कुछ है, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच इन द फ्लोइंग है, ट्रू फॉल्स है। तो क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ना कि सिर्फ इसमें क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, बल्कि आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज एकदम लेक्चर वीडियो की नोट्स के रूप में भी आपको शॉर्ट्स लेक्चर वीडियो मिलेगा, फिर नोट्स वीडियो मिलेगा, नोट्स वीडियो शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, लॉन्ग नोट्स भी मिलेगा। जो आपको लिखने का दिल करे उसको आप लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समझ में आ जाएगा। लेक्चर वीडियो को जरूर से जरूर अटेंड कीजिए, प्लस आपको प्रश्नोत्तर वीडियो भी मिलेगा हर एक चैप्टर का। इसके साथ साथ एमसीक्यू का अलग वीडियो में बना करके रखी हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। प्लस क्वेश्चन बैंक आज मैं आप लोग करवा ही दे रही हूँ, क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा आपका हर एक चैप्टर का, प्लस पीवाईक्यूज भी आपको अनिमा क्लास में अवेलेबल कराया गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कराया गया है, यानी कि हर एक चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल कराया गया है। इस चैप्टर का भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो आपको अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का सुविधा कराया गया है, तो आप लोग इसलिए अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि इसमें अगर आप प्रॉपर वे से क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज अगर आप सारा कुछ अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो फुल गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? क जहांगीर, ख औरंगजेब, ग शाहजहां या घ अकबर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख औरंगजेब। दूसरा प्रश्न है, मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? क मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। ख यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। ग कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। या घ उपयुक्त सभी? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? घ उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजों के भारत आने से के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी? तो क फ्रांसीसी और स्पेनिश, ख पुर्तगाली और डच, घ पुर्तगाली और इटालियन, या घ फ्रांसीसी और डच? तो उत्तर हो जाएगा ख पुर्तगाली और डच। चौथा प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क 31 दिसंबर 1600, ख 23 जून 1757, ग 17 मई 1458, या फिर घ 22 अक्टूबर 1774? इसका सही जवाब हो जाएगा क 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, पांचवा प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की कंपनी को किसने स्वीकृत किया? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, छठा प्रश्न में हम लोग से पूछा गया है कि महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था? क पूर्व में व्यापार का करने का विशेषाधिकार, ख समुद्र पार करने कर जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, ग चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, या फिर घ उपयुक्त सभी? तो उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है,
सातवां प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था? क. सम्राट जेम्स प्रथम, ख. महारानी एलिजाबेथ, ग. रॉबर्ट क्लाइव या फिर घ. लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क. सम्राट जेम्स प्रथम ने। आठवां प्रश्न पूछा गया है फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? क. सूरत, ख. मद्रास, ख. कलकत्ता या घ. कालीकट। उत्तर हो जाएगा ग. कोलकाता। नवा प्रश्न पूछा गया अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? क. मीर जाफर, ख. सिराजुद्दौला या ग. मीर कासिम। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ख. सिराजुद्दौला। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? क. मानेकचंद, ख. रॉबर्ट क्लाइव, ग. मीर कासिम या फिर घ. मीर जाफर। तो सर इसका सही जवाब हो जाएगा घ. मीर जाफर। ठीक है। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? क. कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे या ख. कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी या फिर ग. कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी या फिर घ. उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ. उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही कारण सही है। ठीक है। 12वां प्रश्न पूछा गया है किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया? क. मैसूर रियासत, ख. हैदराबाद का निजाम, ग. त्रावणकोर राज्य या फिर घ. पेशवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क. मैसूर रियासत। 13वां प्रश्न पूछा गया है सालबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच है? क. अंग्रेज एवं मैसूर रियासत, ख. अंग्रेज एवं हैदराबाद का निजाम, ग. अंग्रेज एवं मराठा या घ. अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब। तो उत्तर हो जाएगा ग. अंग्रेज एवं मराठा। 14वां प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से है? ऑप्शन में दिया हुआ है क. श्रीरंगपट्टनम की संधि, ख. इलाहाबाद की संधि या ग. अलीपुर की संधि या घ. सालबाई की संधि। उत्तर हो जाएगा क. श्रीरंगपट्टनम की संधि। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? क. हैदर अली, ख. मीर जाफर, ग. टीपू सुल्तान। उत्तर हो जाएगा ग. टीपू सुल्तान। 16वां प्रश्न पूछा गया है किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुख हसीर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? क. अलीगढ़ की संधि, ख. श्रीरंगपट्टनम की संधि, ग. इलाहाबाद की संधि या फिर घ. सालबाई की संधि। उत्तर हो जाएगा क. अलीनगर की संधि। 17वां प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? क. सूरत, ख. मछलीपट्टनम या फिर ग. कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा क. सूरत। 18वां प्रश्न पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? क. शाहजहां, ख. औरंगजेब या ग. बहादुर शाह जफर। उत्तर हो जाएगा क. शाहजहां। 19वां प्रश्न पूछा गया है 18वां प्रश्न में किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? क. इलाहाबाद की संधि, ख. अलीनगर की संधि, ग. श्रीरंगपट्टनम संधि या घ. मंगलोर की संधि। तो उत्तर हो जाएगा क. इलाहाबाद की संधि। 20वां प्रश्न पूछा गया है अंग्रेज एवं मराठों के बीच कितने युद्ध हुए? क. 1, ख. 2, ग. 3 या घ. 4। तो उत्तर हो जाएगा ग. 3। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की?
क लॉर्ड कॉर्नवालिस, ख लॉर्ड वेलेस्ली, ग लॉर्ड मिंटो या घ लॉर्ड हेस्टिंग्स। उत्तर हो जाएगा घ लॉर्ड हेस्टिंग्स। 22वां प्रश्न में पूछा गया है सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? क लॉर्ड वेलेस्ली, ख लॉर्ड डलहौजी या ग लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर घ वॉरेन हेस्टिंग्स। उत्तर हो जाएगा क लॉर्ड वेलेस्ली। 23वां प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? क शाहजहां, ख जहांगीर, ग औरंगजेब या घ शाह आलम द्वितीय। तो उत्तर हो जाएगा क शाहजहां। 24वां प्रश्न पूछा गया है कि डलहौजी की राजी हड़प की नीति पहला शिकार कौन बना? क सतारा, ख संबलपुर, ग नागपुर या घ झांसी। उत्तर हो जाएगा क सतारा। एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन बैंक में सेकंड में पूछा गया है मिलान करें, यानी कि मिलान करना है, ठीक है, एक दूसरे को। पहला है अलीगढ़ की संधि, तो इसका हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। दूसरा है इलाहाबाद की संधि, तो इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख दी हूँ, ठीक है, कि इसका मिलान किससे होगा, ठीक है। तीसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। चौथा है सालवाई की संधि, तो इसका हो जाएगा मराठा साम्राज्य प्रतिनिधि। 5वां प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्चता का दावा, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। 6वां में पूछा गया है राज्य हड़प की नीति, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 7वां में पूछा गया है सहायक संधि, इसका हो जाएगा विलियम वेलेस्ली। 8वां में पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका हो जाएगा विलियम बेटिंग। 9वां में पूछा गया है प्लासी की लड़ाई, तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। पहला में है क नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी डेस के समय हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। ख नंबर में पूछा गया है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस डेस के दरबार में आया था, उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ग नंबर में पूछा गया है अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी डेस स्थान में स्थापित की थी, उत्तर हो जाएगा सूरत। घ नंबर में पूछा गया है डेस ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अंगम पूछा गया है मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में डेस का साथ दिया था, उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का। 4 नंबर में पूछा गया है सन डेस ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। 6 नंबर में पूछा गया झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश देश जिले की ओर से हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा सिंहभूम जिले। 4 नंबर में पूछा गया है डेस और डेस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और शासक थे, तो उत्तर हो जाएगा महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। 6 नंबर में पूछा गया टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में डेस का वृक्ष लगाया और डेस क्लब की स्थापना की, उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता और जैकोबिन। यह में पूछा गया है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल डेस युद्ध हुए, उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद हम लोग को सही गलत बताना है, ठीक है, सही और गलत को बताया है। पहला में पूछा गया है वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को उत्तर माशा अंतरित होते हुए कालीकट पहुंचा था, तो उत्तर हो जाएगा सही। दूसरा प्रश्न है सिराजुद्दौला युद्ध में ही नहीं हारा बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया, उत्तर हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न पूछा गया है बक्सर का युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों सम्मिलित शक्ति थे, तो उत्तर हो जाएगा सही। चौथा प्रश्न है कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह जीना चाहते थे, उत्तर हो जाएगा सही। पांचवा प्रश्न है 1830 ईस्वी में अंतिम दशक में कंपनी रूस के फैलते प्रभाव से सशंकित थी, तो उत्तर हो जाएगा सही। छठा प्रश्न पूछा गया है सन 1449 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, तो उत्तर हो जाएगा सही।
सातवां प्रश्न है, कित्तूर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया। इसका भी हो जाएगा सही। उसके बाद 8वां नंबर में पूछा गया है, पंजाब में रंजीत सिंह ने से अंग्रेजों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर हो जाएगा सही। 9वां प्रश्न पूछा गया है, सन 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के नवाब को अपदस्थ कर दिया। उत्तर हो जाएगा सही। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि 10वां लास्ट है, ठीक है, सही गलत का। भाप से चलने वाले समुद्री जहाजों के बनने से पहले अंग्रेजों को इंग्लैंड से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। तो उत्तर हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 वर्ड में आंसर देना है। पहला प्रश्न है, वह कौन सा आरंभिक गवर्नर जनरल था जिसने अनेकाएक प्रशासनिक सुधार के कार्य किए। उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न है, हड़प नीति के तहत किस रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाया गया। उत्तर हो जाएगा सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और आदि। तीसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में फैक्ट्री का क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक काल में फैक्ट्री वह स्थान होता है जहां क्रय विक्रय की जानने वाली वस्तुओं को संग्रह कर रखा जाता था। वह स्थान एक प्रकार की किलेबंदी के अंदर बड़े गोदाम के स्वरूप में होता था। चौथा प्रश्न है, हेक्टर मुनरो कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता और सेनापति था। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच कुल कितने युद्ध हुए। उत्तर हो जाएगा कुल 4 युद्ध हुए। छठा प्रश्न है, टीपू सुल्तान कब वीरगति को प्राप्त हुआ। उत्तर हो जाएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। सातवां प्रश्न पूछा गया है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। आठवां प्रश्न पूछा गया है, मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने किसकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसियों की मदद से। नवा प्रश्न पूछा गया है, टीपू सुल्तान ने किन देशों में अपना दूत भेजा उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की थी। उत्तर हो जाएगा तुर्की और फ्रांस। 10वां प्रश्न पूछा गया है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की वीरगति के पश्चात मैसूर पर सहायक संधि थोपते हुए किस राजवंश को सत्ता सौंप दी गई। तो उत्तर हो जाएगा वाडियर राजवंश। 11वां प्रश्न में पूछा गया है, राज्य हड़प की नीति का क्या क्या परिणाम है। तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण देशी रियासतों में भारी असंतोष फैलने लगा। सन 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण डलहौजी की हड़प नीति को भी माना जाता है। उसके बाद हम लोग को लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे। उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था। टीपू लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात कर रहा था। टीपू ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची इत्यादि के निर्यात पर रोक लगा दी थी। दूसरा प्रश्न है, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया। उत्तर हो जाएगा झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। हालांकि 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था लागू करने में अंग्रेजों को काफी कठिनाई हुई। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नवाब द्वारा अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित
करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर हो जाएगा बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का काम मुर्शिद कुली खान ने किया था। ऐसा उसने अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखकर और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अन्य से कर वसूली के मामले में जरूरी नियंत्रण रखने में सहूलियत को देखते हुए किया था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार जीता? तो उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध जीतने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कई लोगों को पहले अपने पक्ष में मिला लिया, जैसे सिराजुद्दौला का सेनापति मिर्जाफर, नवाब के कुछ दरबारी और कोलकाता के प्रसिद्ध बैंकर। युद्ध के समय सिराजुद्दौला को ऐसे षड्यंत्र का पता नहीं था और अनुभव की भी कमी थी, इसलिए एक नाममात्र का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि युद्ध के क्या परिणाम निकले? उत्तर हो जाएगा बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो बंगाल में के अबदस्त नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब का संयुक्त गठबंधन अंग्रेजी फौज से हार जाती है। इसमें जीत के बाद सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के विशाल भूभाग बिहार, बंगाल, ओडिशा के राजस्व संग्रह का अधिकार मिल जाता है। बक्सर युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। छठा प्रश्न पूछा गया है, टीपू सुल्तान कब वीरगति को प्राप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा चौथे एंग्लो-मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। सातवां प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के इतिहास में 14 जनवरी सन 1761 को लड़ी गई पानीपत की तीसरी युद्ध एक बेहद भयानक युद्ध है। इस युद्ध में एक ओर अहमद शाह अब्दाली की सेना थी और दूसरी ओर मराठों के नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव कर रहे थे। युद्ध में मराठों की हार हुई। हार के पश्चात मराठा राज्य को कई राज्यों में बांट दिया गया और इस हार के साथ दिल्ली से पूरे देश में शासन चलाने का उनका सपना टूट गया। आठवां प्रश्न पूछा गया है, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? उत्तर हो जाएगा इससे कंपनी को राजस्व का एक बड़ा स्रोत मिल गया। कंपनी को कोलकाता एवं अन्य स्थानों में बड़े बड़े दफ्तर, कोठी इत्यादि बनाने के लिए पर्याप्त धन मिलने लगा। कंपनी अब भारी मात्रा में सूती और रेशमी वस्त्र खरीदने लगी। सामानों की खरीदारी के लिए अब सोना चांदी की कोई जरूरत नहीं रह गई। नौवां प्रश्न पूछा गया है कि पंजाब में रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं को ब्रिटिश फौज रखनी होती थी। ऐसे देशी रियासतों को अंग्रेज दो चीजों से बचाने का वचन देते थे, पहला बाहरी खतरा और दूसरा आंतरिक गड़बड़ी। फौज के खर्च को देशी रियासत ही वहन करते थे। भारतीय शासकों को अपने दरबार में अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। 10वां प्रश्न पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों पर रेजिडेंट क्यों नियुक्त किए? उत्तर हो जाएगा सहायक संधि की शर्तों के अंतर्गत देशी रियासतों को रेजिडेंट नियुक्त करना होता था। इससे कंपनी के हितों की रक्षा होती थी। यह एक प्रकार के कंपनी को राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट हर गतिविधि पर ध्यान देते थे, बल्कि परम सत्ता को खबर भी पहुंचाते थे। 11वां प्रश्न पूछा गया है, सन 1698 में कंपनी ने 3 गांव सुतानटी, कालीकाटा एवं गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया। कालांतर में इन 3 गांवों का क्या हुआ?
इसका उत्तर हो जाएगा आगे चलकर यहाँ फोर्ट विलियम का किला और व्यापारिक कोठी के साथ कोलकाता महानगर की नींव पड़ी। ढेरों सरकारी दफ्तरों, अंग्रेज अफसरों के आवास के साथ इसे भारत की राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल में बताना है। पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? इनमें किसकी जीत हुई? बक्सर युद्ध ने किस प्रकार अंग्रेजों को सर्वोच्च सत्ता का केंद्र बना दिया? इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी की घटना है। बंगाल के नवाब मिर्का सिंह अपदस्थ होकर लखनऊ को नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर सम्मिलित गठबंधन की सेना तैयार की और विपक्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना इस युद्ध में शामिल हुई थी। बक्सर युद्ध के ठीक एक साल बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी गई थी और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में शासन करने की स्थिति में पहुंच गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप लोगों को पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की शुरुआत किस प्रकार की? उत्तर हो जाएगा शाहजहां पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था और अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत दी थी। आगे चलकर सन 1698 में कंपनी को 3 गांव सुल्तानटी, कालीकाटा और गोविंदपुर था। उनकी जमींदारी 12,000 भुगतान कर प्राप्त की। यहीं पर कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई जिसे हम फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं और इसी फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द कोलकाता नगर बसाया गया। अंग्रेजों के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई थी, जिसका फायदा कंपनी उठा रही थी, परंतु कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क बचाने और चुकाने से बचते थे। इसी कारण नवाब मुर्शिद कुली खां से कंपनी का टकराव भी होने लगा। कालांतर में कंपनी और नवाब के बीच का संबंध और भी खराब होता चला गया और इसकी परिणाम पलासी के युद्ध में देखने को मिली। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के हाथों में मैसूर एक शक्तिशाली रियासत था? इन्हें 4 युद्धों से क्यों गुजरना पड़ा? उत्तर हो जाएगा, जब हम ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मैसूर राज्य को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सीधे युद्ध को स्वीकार किया हो। हम देखते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के बजाय फ्रांसीसियों का सहारा लिया और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। निश्चय ही मैसूर राज्य की स्थिति अन्य रियासतों की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ थी। हैदर और टीपू ने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध में सामना किया और 2 में तो सीधे विजय भी प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली के हाथों में काफी विकसित था और सुदृढ़ था। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन बैंक के जो भी प्रश्न है सारा के करवा चुकी हूँ। मैं बार बोल रही हूँ कि आप लोग एनिमल क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो, MCQ वीडियो प्लस क्वेश्चन बैंक का भी आपको मिलेगा। जैसे मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का करवाई हूँ,
प्लस इसके साथ साथ PYQs भी आपको अवेलेबल कराया गया एनिमा क्लासेस में। तो प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। पूरा 100% गारंटी है कि आप लोगों का तैयारी बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।